Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पेन लोधा। साथियों आज हम रीट का मेगा टेस्ट साइकोलॉजी का गोल्डन पेपर नंबर 22 हल करेंगे, जिसमें पूरे ही 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को भी मिलेंगे और साथ में व्याख्यात्मक रूप से उनको हल भी करवाया जाएगा। तो देखिएगा, इसके पहले मैंने हिंदी का भी एक टेस्ट अपलोड किया है। हिंदी के उस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। गोल्डन पेपर नंबर 21 था हिंदी का, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने डिलीट करके वापस से पुनः अपलोड कर दिया है। तो एक बार आप उसको देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से आपको क्वालिटी में वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके मनोविज्ञान का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो वह यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है, से प्रभावित है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से प्रभावित है। गार्डनर का बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उससे प्रभावित है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रभावित है, या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है उससे प्रभावित है। तो साथियों, पहले प्रश्न में सही आंसर का चुनाव कीजिएगा कि भाई आपका कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। तो देखो, कोई भी शिक्षिका है, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियाँ, अलग अलग प्रकार से जो बालक सीखते हैं, सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग विविधतापूर्ण कार्य करती है। तो साथियों, वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है कि बालक में अनेक प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का प्रति सत्र न्यूनतम कार्य दिवस है 150 दिन, 200 दिन, 250 दिन और 300 दिन। तो देखो, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है और एक यूपीएस जो लेवल होता है उच्च प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर की बात करें आरटी 2009 के अंतर्गत शिक्षक प्रति सत्र मतलब एक सत्र में, एक वर्ष में एक शिक्षण सत्र की बात की जा रही है पूरे वर्ष की, उसमें कम से कम 200 दिवस कार्य करेगा शिक्षण कार्य। और जो उच्च प्राथमिक का शिक्षक है, उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 8वीं तक का, वो 220 दिन, ठीक है, कितने 220 दिन न्यूनतम कार्य करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आपके दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। तो आपके तीसरा क्वेश्चन है इसमें, किसे अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है। छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र तल्लीनता प्रदर्शित करता है, अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है, और इनमें से सभी। तो देखो, प्रश्न संख्या 3 में जो सही आंसर है, अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं जाना जा सकता, मतलब जो विशेषता अहमग्रस्त छात्रों की नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 में जो आपका सही आंसर है वो देख लीजिए अच्छी तरह से। तो बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र तल्लीनता प्रदर्शित करता है। साथियों, तल्लीनता प्रदर्शित करना एक सकारात्मक कार्य माना जाता है, और जो अहमग्रस्त छात्र है वो सकारात्मक थोड़ी रहेगा, इसलिए ये अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं जाना जा सकता। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है। अब यहाँ पर क्या होता है, छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है, मतलब बाह्य पुरस्कार से वो प्रेरित होता है जो कि अस्थायी होता है। अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता भी व्यक्त करता है, जो अहमग्रस्त छात्र होता है। तो ये दोनों विशेषता तो अहमग्रस्त छात्र की है, लेकिन दूसरी विशेषता अहमग्रस्त छात्र की नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, किसने कहा कि बाल्यावस्था वह समय है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। स्ट्रेंग की परिभाषा है, कोल्सनिक की परिभाषा है, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन की परिभाषा है, और किलपेट्रिक की परिभाषा है। तो उपरोक्त परिभाषा बाल्यावस्था के संदर्भ में है, और ये जो कथन कहा गया है कि बाल्यावस्था वह समय है जिसमें व्यक्ति का जो आधारभूत दृष्टिकोण है, उसके जो मूल्य है, उसके जो आदर्श है, उसका बहुत सीमा तक निर्धारण हो जाता है। साथियों, ये परिभाषा ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के द्वारा कही गई है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 4 में। तो अब 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 5वां क्वेश्चन है, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था।
देखो अस्मिता, अगर इस शब्द को समझ लेते हो तो बड़ी ही आसानी से इस सवाल का जवाब दे दोगे आप। राइट आंसर रहेगा अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है किशोरावस्था को, क्योंकि अस्मिता का मतलब होता है खुद की पहचान। साथियों, खुद की पहचान बालक किशोरावस्था में सबसे अधिक मजबूत रूप से स्थापित करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मुझे पहचाने, मेरा कुछ नाम हो, इत्यादि चीज़ें वो किशोरावस्था में सोचता है। इसलिए अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय भी किशोरावस्था को ही माना जाएगा। तो दूसरा विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। 6वां क्वेश्चन है आपके, केटल के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो ये आरबी केटल के अनुसार बताना है आपको। देखो, आरबी केटल के द्वारा बुद्धि का एक सिद्धांत दिया गया था, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि आरबी केटल के द्वारा बताई गई थी। तो ये जो तरल बुद्धि है, इसका जो अधिकतम विकास है केटल के अनुसार बताना है साथियों, ये होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही तरल बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ऐसा केटल का मानना था। विकल्प नंबर 3 सही है आपके प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे साथियों। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 7वां क्वेश्चन है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की व्याख्या करते हैं। कौशल अधिगम में बुद्धि के योगदान की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। संज्ञानपरक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका की व्याख्या करते हैं। और अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व की व्याख्या करते हैं। तो देखो, अधिगम के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांत आपने पढ़ भी रखे हैं, जैसे थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, गेस्टाल्टवादियों का है, पावलोव का है। ये जितने भी चीज़ें हैं साथियों, अलग अलग जो सिद्धांत है अधिगम के, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, व्यवहारवादी, कुछ भी हो, क्षेत्रवादी, मानवतावादी, कुछ भी साथियों, ये विभिन्न सिद्धांत किसकी व्याख्या करते हैं? अधिगम के उत्पन्न होने एवं व्यक्त होने की, कि किस प्रकार अधिगम उत्पन्न होता है, मतलब किस प्रकार बालक सीखता है, किस प्रकार बालक सीखने के बाद व्यवहार को करता है, इत्यादि चीज़ें अधिगम के, इन सभी चीज़ों की ही व्याख्या अधिगम के सिद्धांतों के द्वारा की जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। आपके 8वां क्वेश्चन है मित्रों, वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है कहलाती है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद और इनमें से सभी। तो जिन क्षेत्र या वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है, तो संक्रिया करेंगे तो उसको तो साथियों संक्रिया करना संक्रिया थोड़ी कहलाएगा। जिसके आधार पर संक्रिया की जाती है, किसके आधार पर संक्रिया करेंगे हम? विषय वस्तु के आधार पर संक्रिया करेंगे। जो गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है, वहाँ से प्रश्न लिया गया है, क्योंकि जो विषय वस्तु होती है उसके प्रति ही तो हम क्रिया करते हैं, इसलिए सेकंड विकल्प सही है। और क्रिया करने के बाद में विषय वस्तु के प्रति जब हम क्रिया कर लेते हैं तो उनसे एक नवीन चीज़ हमारे सामने आती है, जिसको हम उत्पाद कहते हैं साथियों। इसका रिजल्ट होता है ये संक्रिया, विषय वस्तु के प्रति करेंगे, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा? उत्पाद। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है आपके, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना का पर्यायवाची है। व्यक्ति का पर्यायवाची है, समायोजन का पर्यायवाची है, अवबोध का पर्यायवाची है, या पर्यावरण का पर्यायवाची है। तो क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था साथियों। ठीक है, कर्ट लेविन, इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें वो आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकता है, लेकिन जैसे आप उसके संज्ञानात्मक क्षेत्र से उसको अलग करोगे तो फिर उसको सीखने में कठिनाई होती है। साथियों, ये जो संज्ञानात्मक संरचना बताई गई है, इसका संबंध पर्यावरण से होता है, क्योंकि कर्ट लेविन ने क्या कहा था कि व्यक्ति का एक संज्ञानात्मक क्षेत्र, क्षेत्र मतलब पर्यावरण, ठीक है, एक निश्चित पर्यावरण में वो सीखता है रहकर। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपके 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये देखिएगा। स्पीयरमैन ने कौन से कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, समूह कारक और इनमें से सभी। तो जो स्पीयरमैन ने एक तो द्वितत्व का सिद्धांत दिया था और एक दिया था त्रितत्व का सिद्धांत। द्वितत्व में 2 तत्व बताए और त्रितत्व में 3 तत्व। द्वितत्व में सामान्य और विशिष्ट कारक बताए, लेकिन साथियों त्रितत्व में सामान्य विशिष्ट के साथ समूह कारक भी बता दिया था। तो ये जो मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है, ये सामान्य कारक को स्पीयरमैन के द्वारा संज्ञा दी गई है मानसिक ऊर्जा की। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके 11वें क्वेश्चन को, ये देखिएगा। इनमें से किस प्रकार के अधिगम वक्र में सीखने की गति शुरुआत में धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है?
मिश्रित वक्र, नकारात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र और सरल रेखीय वक्र। तो देखिए अधिगम के जो अलग अलग वक्र के प्रकार हैं, मैंने चारों ही वक्र आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि अधिगम वक्र में सीखने की गति शुरुआत में धीमी हो और बाद में तेज हो जाए तो उसको सकारात्मक वक्र कहा जाता है, जबकि इसका उल्टा रहे, मतलब शुरुआत में तो तेज और बाद में धीमी है, तो फिर उसको नकारात्मक अधिगम वक्र कहा जाता है। सरल रेखीय वक्र में एक समान गति चलती रहती है, जो कि संभव ही नहीं है, और मिश्रित वक्र में कभी धीमी कभी तेज, फिर धीमी फिर तेज, ऐसा होता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे साथियों। 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अधिगम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई जीव उद्दीपकों को संबद्ध करना सीखता है? अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, प्राचीन अधिगम और अंतर्दृष्टि अधिगम। देखो ये चारों ही सिद्धांत अधिगम के हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, तीनों में उद्दीपकों को संबद्ध नहीं किया जाता है। संबद्ध किस में करते हैं? प्राचीन अधिगम में, जो पावलोव के द्वारा दिया गया है साथियों। जैसे यहाँ पर संबद्ध किया गया था घंटी को, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ से क्रिया कराई जाती है जिससे क्रिया नहीं हो सकती है, बस उसमें अनुबंधन स्थापित करना होता है, तो वो संबद्ध ही अनुबंधन कहलाता है। विकल्प नंबर 3 सही है 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं साथियों। तो चलिए देख लेते हैं आपके 13वें क्वेश्चन को। संकेत अधिगम रॉबर्ट एम गेने के सीखने के प्रकारों में सम्मिलित था। सिग्नल लर्निंग थ्योरी पढ़ा होगा आपने। जो रॉबर्ट एम गेने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, उसमें एक प्रकार संकेत अधिगम भी है, जिसका संबंध यहाँ रिक्त स्थान के अधिगम सिद्धांत से था। थॉर्नडाइक के अधिगम से सिद्धांत, स्किनर के अधिगम के सिद्धांत से था, जीन पियाजे के अधिगम सिद्धांत से था, या पावलोव के अधिगम सिद्धांत से था। तो साथियों संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग थ्योरी, जैसे मान लीजिए घंटी बजी, बच्चों ने बजते बंद कर दिए, तो ये सिग्नल लर्निंग है। इसका संबंध कौन सा किसके अधिगम सिद्धांत से है? पावलोव के अधिगम से। पावलोव का जो संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत है उससे ही इसका, तो साथियों पावलोव का जो संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत है उससे ही इसका संबंध है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। किसी अनुबंधित अनुक्रिया का ह्रास जो प्राचीन अनुबंधन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सामान्यीकरण, विभेदन, विलोपीकरण और प्रतिप्राप्ति। तो देखो अनुबंधित अनुक्रिया का ह्रास जो प्राचीन अनुबंधन में होता है तो उसको क्या कहेंगे हम? साथियों जब भी मान लीजिए घंटी से अगर लार आ रही थी और घंटी से अगर लार आना बंद हो गया तो अनुबंधित अनुक्रिया का ह्रास हो गया ये, तो फिर इसको हम विलोपीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? विलोपीकरण कहेंगे। और यदि कुछ समय बाद विलोपीकरण के बाद वापस घंटी से लार आती है तो उसको प्रतिप्राप्ति या स्वतः प्राप्ति या पुनः प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। विभेदन, उद्दीपकों में विभेदन, एक समान उद्दीपकों में विभेदन करना, उनको उनमें अंतर करना सीख जाता है। सामान्यीकरण में अंतर नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार ये चीज़ें होती है, सभी याद होना चाहिए आपको। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। 15वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये देखिए। एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है। भविष्य के बारे में पहला कथन है ये, भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उस दुनिया के बारे में सोच सकते हैं जो वास्तविक रूप से नहीं है, और आगमनात्मक तर्क कर सकता है। तो पहला विकल्प है केवल ए, बी और डी सही है। दूसरा विकल्प है केवल बी, सी और डी सही है। तीसरा विकल्प है केवल ए और डी सही है, और चौथा विकल्प है ए, बी, सी और डी सही है। तो साथियों यहाँ पर उचित विकल्प का आपको चयन करना है कि भाई कौन सा कथन सही है और जो विकल्पों में दिया हुआ है वो कौन सा राइट रहेगा। तो 15वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, ए, बी, सी और डी चारों ही विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है, मतलब वो किशोर है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किशोर अवस्था में होती है, तो भविष्य के बारे में भी व्यवस्थित रूप से सोच सकते हैं, बिल्कुल आगमनात्मक तर्कना कर सकते हैं, उस दुनिया के बारे में भी सोच सकते हैं जो वास्तविक रूप से नहीं है, क्योंकि अमूर्त सोच उनके अंदर विकसित हो चुकी है, और किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं भी वो उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए चारों ही विकल्प यहाँ सही है। तो फोर्थ वाला सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे साथियों। 16वां क्वेश्चन, पूजा बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रही है, उसके पिता ने उसके अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा और आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। पूजा नाम की एक लड़की है,
क्या कहा पिताजी ने, बेटा अच्छे अंक आए तो तुझे बाइक दिलाऊंगा, मतलब बाइक तो क्या स्कूटी दिलाऊंगा, यूँ समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर पिताजी ने वादा कर दिया मोटरसाइकिल देने का, बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है वो। तो साथियों इसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं कह सकते, क्योंकि वो बाह्य रूप से प्रेरित है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। बाह्य अभिप्रेरणा का ये उदाहरण है। तो चलिए देख लेते हैं आपके 17वें क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है। काल्पनिक दर्शक, अपराजेयता, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ और आज्ञा पालन। तो देखो किशोरावस्था की कौन सी सामान्य विशेषता आपको नहीं लग रही है कि नहीं यार ये विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। तो प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर का चयन आपको करना है साथियों। देखो किशोरावस्था में बालक काल्पनिक दर्शक भी होता है, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ उसके अंदर पाई जाती है, अपराजेयता या आज्ञा पालन। तो राइट आंसर है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन, किशोरावस्था में बालक मतलब जो किशोर है वो दूसरों की आज्ञा का पालन नहीं करता है। बाल्यावस्था की विशेषता है आज्ञा पालन। तो किसकी विशेषता है, बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में बालक दूसरों की आज्ञा का पालन करता है, यहाँ तो नहीं, वो अपने मन की करना चाहता है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 18 है, आरटी 2009 में कमजोर वर्ग के बच्चों व अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश निजी विद्यालयों में, यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है, निःशुल्क है, निर्धारित किया गया। 25% निर्धारित किया गया, 30% निर्धारित किया गया, 35% निर्धारित किया गया या 40% निर्धारित किया गया। तो आरटी 2009 में ये बताया गया है कि जो बालक कमज़ोर वर्ग से हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन बालकों के लिए भी जो निजी विद्यालय होते हैं, प्रत्येक निजी विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित रहेगी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं साथियों। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह शिक्षार्थियों की रुचि को बढ़ाता है, यह शिक्षक की रचनात्मकता दिखाने को बढ़ा सकता है, यह शिक्षक की रचनात्मकता दिखाने को बढ़ा सकता है, यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है और यह सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है। देखो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के बारे में सही कथन जो नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो 19वें क्वेश्चन में जो आपके सही आंसर है वो रहेगा, यह शिक्षक की रचनात्मकता दिखाने को बढ़ा सकता है। तो साथियों शिक्षक की रचनात्मकता का प्रदर्शन के लिए थोड़ी सहायक सामग्री होती है, वो तो छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए होती है, शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाने के लिए होती है, सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए होती है। तो विकल्प नंबर जो 3 है ये सही कथन नहीं है सहायक सामग्री के प्रयोग के बारे में, इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां क्वेश्चन ये देखिए, टॉरेंस, गिलफोर्ड, बाकर मेहंदी, पासी, परमेश, कोगन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने किस विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बुद्धि के क्षेत्र में, सृजनात्मकता के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में और अधिगम के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या जो 20 है, देखो इसका जो सही आंसर है, नाम सभी ने सुन रखा होगा, टॉरेंस का, गिलफोर्ड का, बाकर मेहंदी का, पासी का, परमेश, कोगन, इनका नहीं सुन रखा होगा वो अलग चीज़ है। तो साथियों इन्होंने सर्वाधिक जोर दिया है सृजनात्मकता के ऊपर। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है, रचनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, जिसको कुछ भी आप कह सकते हो, साथियों इस पर ही सर्वाधिक इनका जोर रहा था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपकी 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है। पियाजे के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा और बंडूरा के द्वारा। तो देखो यहाँ पर जो डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा दी गई है उसका नाम बताना है। तो डिस्कवरी लर्निंग का मतलब होता है खोज आधारित अधिगम। डिस्कवरी, खोज आधारित अधिगम जो है वो। साथियों इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ब्रूनर के द्वारा दी गई है। हालांकि इसकी अवधारणा डेविड आशुबेल ने भी दी थी, लेकिन वो तो विकल्प में है ही नहीं। अगर वो भी विकल्प में होता तो दोनों सही हो जाते। फिर विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखिएगा, जो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है, स्टर्नबर्ग के अनुसार उन व्यक्तियों में किस बुद्धि की प्रधानता होती है। घटिया बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि और इनमें से सभी। तो देखो स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का सिद्धांत था, त्रितंत्री सिद्धांत था साथियों। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली जो पर्यावरणीय मांगें होती है उनसे निपटता है,
तो उस व्यक्ति में सांदर्भिक बुद्धि की प्रधानता होती है। इसको व्यवहारिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, व्हाट इज EI? इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, स्टर्नबर्ग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, डेनियल गोलमैन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, और सेलोवी व जॉन मेयर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो देखो, व्हाट इज EI? इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब संवेगात्मक बुद्धि के बारे में ये पुस्तक थी, और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे सेलोवी व जॉन मेयर। तो साथियों, सेलोवी और जॉन मेयर ने ही सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया था, लेकिन इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? डेनियल गोलमैन के द्वारा किया गया था। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? इस पुस्तक में इसलिए डेनियल गोलमैन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है संवेगात्मक बुद्धि में। लेकिन यहाँ पर विकल्प नंबर 4 ही आपके सही है प्रश्न नंबर 23 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन, रेमंड केटल ने मूल शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 8, 14, 16 और 18। तो रेमंड केटल मतलब RB केटल जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इनके द्वारा शील गुणों की का सिद्धांत दिया गया था, और शील गुणों का जो एक और सिद्धांत था वो आलपोर्ट के द्वारा दिया गया था। देखो, आलपोर्ट का जो शील गुण था वो रेमंड के जो शील गुण हैं उनसे अलग था, लेकिन यार रेमंड केटल के शील गुणों के बारे में पूछा आपसे जा रहा है। तो इन्होंने शील गुणों की संख्या बताई है 16। कितनी बताई है साथियों? मुख्य शील गुणों की 16 संख्या बताई है, जिसको 4 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया है, और प्रत्येक वर्ग में 4 4 4 4 इस प्रकार से शील गुण इन्होंने रखे हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां क्वेश्चन है, शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया है? रॉबर्ट M. गेले ने, N.L. गेज ने, बर्टन ने और वुडवर्थ ने। तो यहाँ पर शिक्षण की उपरोक्त जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है साथियों? प्रश्न नंबर 25 में आंसर बताइएगा। देखो, ये जो परिभाषा है मैंने 2-5 टेस्ट पहले भी दी थी शायद, कि ये भाई शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है? अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। तो ये परिभाषा रॉबर्ट M. गेने RM. गेने के द्वारा दी गई है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। तो आपके 26वां क्वेश्चन देख लेंगे। ये देखिएगा, सम्मोहन विधि का प्रयोग फ्रायड ने मन के किस स्तर की जानकारी एकत्रित करने हेतु किया? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सम्मोहन विधि है साथियों, सम्मोहन विधि का प्रयोग सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था अचेतन मन की जानकारी एकत्रित करने हेतु। अचेतन मन का मतलब क्या होता है साथियों? वह मन जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा मतलब लगभग संपूर्ण मस्तिष्क का 90%, जिसमें हमारी सभी इच्छाएं दमित होती है, इच्छाएं वहीं से जन्म लेती है। मतलब हमारा व्यक्तित्व अचेतन के रूप में ही होता है मूल रूप से। तो क्योंकि चेतन तो 10% ही होता है, तो 10% और 90% में कितना अंतर हुआ? जो हमें दिखाई देता है, जो हम दूसरों के बारे में समझते हैं, जैसा वो दिखाई देता है, तो वो उसका 10% रूप है। सम्मोहन विधि में हम उसकी जो अचेतन मन है, अचेतन मन से जानकारियाँ बाहर निकालते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। तो 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? बहुइंद्रिय उपागम, व्यवहारिक उपागम, प्रणाली उपागम या निर्माणवादी उपागम? तो देखो, सहकारी अधिगम का समर्थन इनमें से जो उपागम करता है उसके बारे में आपको बताना है 27 में। साथियों, राइट आंसर है सहकारी उपागम। सहकारी अधिगम का जो समर्थन करने वाला उपागम है वो है निर्माणवादी उपागम, या फिर इसको निर्मितवादी उपागम के नाम से भी जाना जाता है। निर्मितवादी उपागम भी इसको कहते हैं साथियों। निर्माणवादी उपागम कह दो या निर्मितवादी उपागम कह दो, बात एक ही है। विकल्प नंबर 4 सही है आपके 27 में। सहकारी अधिगम का मतलब क्या होता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, अगर पता है तो थोड़ा चर्चा कर लेंगे इस पर। तो देखो, सहकारी जो अधिगम होता है इसमें बालक एक दूसरे का सहयोग करते हुए अधिगम को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन, यदि कोई छात्र परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद कोई नए कलम खरीदता है और सोचता है कि वह आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा,
तो छात्र की सोच किसका उदाहरण है? प्रतिक्रिया निर्माण का, युक्तिकरण का, शमन का और प्रक्षेपण का। तो देखो प्रक्षेपण का मतलब यहाँ पर इसने आरोप लगाना होता है, तो प्रक्षेपण तो किया ही नहीं जा रहा है, दूसरे पे आरोप का लग रहा है। वो तो नई कलम खरीद रहा है, कह रहा है कि मैं अब नए कलम के साथ अच्छा निष्पादन करूँगा, इसमें तो खेल नहीं हुआ। शमन भी नहीं कर रहा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा युक्तिकरण। देखो युक्तिकरण में क्या किया जाता है कि कोई युक्ति ढूंढी जाती है, ठीक है, अपने आप को समायोजित करने के लिए। यहाँ पर बालक निम्न स्तरीय निष्पादन का परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन कर रहा है, मतलब कम अंक आ रहे हैं, तो अगली परीक्षा में नए पेन खरीद के क्या सोचता है कि मैं अब अच्छे अंक लाऊंगा। तो साथियों ये शमन या प्रक्षेपण या प्रतिक्रिया निर्माण नहीं है, बल्कि हम इसको युक्तिकरण कहेंगे। एनसीईआरटी की बुक में चाहो तो देख सकते हो, उदाहरण बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो दूसरा विकल्प आपके 28वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण और लेबलिंग न करना। तो जो बालक मंद गति से सीखता है उनके लिए हमें इनमें से कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए? साथियों देखो उनके लिए हमें त्वरण नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि त्वरण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए होता है। त्वरण का मतलब होता है जैसे कोई बालक कक्षा 3 में है तो 3 से उसको डायरेक्ट कक्षा 5 में भेज देना, कक्षा 4 उसने पढ़ी ही नहीं। तो अगर हम मंदबुद्धि बालकों के लिए ऐसा कर देंगे तो वो तो खुद के जो शिक्षण है उससे भी नीचे होते हैं खुद के स्तर से। अब एक कक्षा और ऊपर चढ़ा देंगे तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा ना। तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है त्वरण, न कि मंदबुद्धि बालकों के लिए। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन जिस भी वीडियो के जिस भी प्रश्न में आपको डाउट है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो। जो हिंदी का टेस्ट डाला था उसमें एक क्वेश्चन था कन्यादान। तो कन्यादान का समास विग्रह मैंने बताया था कन्या का दान। कमेंट आ रहा था नहीं सर कन्या को दिया जाने वाला दान होगा, तो कन्या को दिया जाने वाला दान कन्यादान थोड़ी होता है साथियों। कन्या का दान जो किया जाता है उसको ही तो कन्यादान कहते हैं। कन्या को दिया जाने वाला दान तो दहेज होता है ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कन्या के लिए दान है तो वो भी मिल जाता है, बट ज़्यादा ऑथेंटिक कन्या का दान रहता है, ठीक है। कमेंट कर सकते हो उसके लिए आप। तो अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वप्न देखने और नींद से जागने की क्रिया से संबद्ध है कहलाता है तारातु, स्वर्णिम, सेतु या पोन्स और फाई घटना। देखो मस्तिष्क के जिस भाग में हम स्वप्न देखते हैं, नींद से जागने की क्रिया होती है, उसको हम सेतु या पोन्स के नाम से जानते हैं। थर्ड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये आज का टेस्ट था, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जितने क्वेश्चन सही हुए उसके बारे में बता कर जाए साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।